नमस्कार। मैं डॉक्टर नीना शर्मा आनंद आर्ट्स कॉलेज आनंद गुजरात से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो अभय प्रकाशन का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है किन्नर के विषय पर, और मेरे एक नए उपन्यास जो बहुत जल्दी आपके हाथों में होगा वो है मेरे हिस्से की धूप। उसी को केंद्र में रखकर मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम किन्नर के इतिहास को या किन्नर विमर्श की अगर हम बात करें तो कहाँ से प्रारंभ हुआ और ये कहाँ तक पहुंच गया है, अगर उसकी यात्रा को देखें तो बहुत सारे विषय इसके अंदर आते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि किन्नर को क्या समाज ने स्वीकार किया है, क्या उसे सम्मान दिया है जिसका हकदार वो स्वयं है, वो सम्मान जो उसे अभी तक नहीं मिला। हम जिस समाज में रह रहे हैं वो चाहे भारतीय समाज हो चाहे विश्व की किसी भी जाति का समाज हो, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सम्मान के नाम पर हम बहुत सारी कैटेगरी में अपने आप को बांट रहे हैं। पुरुष अलग है, स्त्री अलग है, वृद्ध अलग है, दिव्यांग अलग है, किन्नर अलग है, और उसी के हिसाब से हम अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। जिस भारतीय संस्कृति में अर्धनारीश्वर की बात कही गई है, जहां बराबर का सम्मान मिलता रहा है, वैदिक संस्कृति में तो स्त्री को भी जनेऊ धारण करने का अधिकार था। जितना अधिकार पुरुष को अपनी स्वतंत्रता को लेकर है उतना ही स्त्री को भी था, अपनी इच्छा से विवाह करने का, अपनी इच्छा से वर चुनने का, शिक्षा ग्रहण करने का। लेकिन धीरे धीरे परंपराएं बदली, समस्याएं अलग होने लगी और स्त्री और पुरुष दो विभागों में बंट गए। हाँ, ये जरूर है कि हमने मंदिर के अंदर अर्धनारीश्वर की कल्पना तो कर ली, लेकिन घर में हमने उसे दो विभागों में बांट दिया। स्त्री अलग है, पुरुष अलग है। अगर पुरुष सम्मानित है तो उसके लिए हमने पौरुषत्व की बात कर ली। हमने ये मान लिया है कि पुरुष इसलिए अधिक शक्तिशाली है क्योंकि उसमें पौरुष है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पौरुष से पुरुष अवश्य बना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पुरुष को अलग कर देंगे, स्त्री को अलग कर देंगे। नहीं, स्त्री का मतलब है स्त्रैण, जिसमें कोमलता का, जिसमें नाजुकता का, जिसमें संवेदनशीलता का गुण है, वो स्त्री है। वो आप उसे फिजिकल बॉडी के हिसाब से अलग मत गया। हम वहां पर आ गए हैं जहां पर ये मान लिया गया है कि स्त्री सेकंड सेक्स के रूप में जानी जाएगी। पहला जो सम्मान है वो तो केवल पुरुषों का अधिकार है। दूसरे कैटेगरी के अंदर स्त्री आती है, और स्त्री के अंदर भी कैटेगरी हमने बांट दी है। हम मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, दलित स्त्री, शिक्षित, अशिक्षित, मजदूर, इन सब के हिसाब से हमने सम्मान और उसके अपमान को डिसाइड कर लिया है। मैं ये नहीं कहती कि पूरा वर्ग इस तरह का है, बिल्कुल नहीं। आज के दौर में सब कुछ बदल रहा है और परिभाषाएं भी बदल रही है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जिस समाज में हम स्त्री को सम्मान नहीं दे पाए, वहां हम बहुत सारे विमर्शों की बात अवश्य करते हैं। हम उस विमर्श की बात कर रहे हैं जहां पर हमने किन्नर विमर्श की बात करी। वो किन्नर जिसके सामने आते ही हम मुंह फेर लेते हैं, अपनी नाक भूं चढ़ा लेते हैं, या अपना रास्ता काट लेते हैं, या हम उसको हंसी के रूप में ले लेते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि किन्नर जो है वो समाज से अलग है। हम उसे हिस्सा मानने को ही तैयार नहीं, हम उसे हिस्सेदारी देने को ही तैयार नहीं। भागीदारी तो बहुत बात की बात है कि हम उसको एक भाग मान लेंगे,
हम उसको उसकी हक का हिस्सा भी हम देने के लिए तैयार नहीं। और इसी दौर में किन्नर विमर्श आया, ऐसी कई पुस्तकें आई जो खुद किन्नर ने लिखी। मैं सबसे पहले बहुत सम्मानीय लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी का नाम लेना चाहूंगी, जिन्होंने बड़े बेबाक रूप में ये बात कही, मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी, इस नाम से अपनी पहचान को उन्होंने अपने साथ बड़ी बेबाकी से रखा। उन्होंने कहीं कोई चीज छुपाने की कोशिश नहीं करी। ये जरूर है कि कुछ लोगों को उनकी ये बात पसंद नहीं आई, कुछ ने कहा कि ये किन्नर शब्द क्यों यूज किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जो पहचान आपको दी गई उसी पहचान के साथ आपने उसे स्वीकार किया है, और ये बहुत बड़ी बात है कि उस पहचान के साथ उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उसके बाद कई उपन्यास आए, नाला सोपारा की अगर हम बात कर लें, तीसरी ताली की अगर हम बात कर रहे हैं, मैं पायलू महेंद्र भीष्म जी की बात कर लें, महेंद्र भीष्म जी को अभी ही मैंने सुना था, उनसे काफी टाइम मेरी बात भी होती रहती है। सबसे पहले अगर महेंद्र भीष्म जी जुड़ गए हो तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उस दिन उन्होंने मेरे उपन्यास की चर्चा करी कि जो उपन्यास अभी आने वाला है, मेरे हिस्से की धूप। उन्होंने काफी काम किया है, पायल जी के साथ वो रहे हैं, उन्हें समझा है। मेरा जो उपन्यास है वो किसी जीवंत चरित्र से सरोकार नहीं रखता है, एक काल्पनिक चरित्र है, एक ऐसा चरित्र जिसे मैं मिली नहीं हूं, मैंने अपनी कल्पना में उसे बुना है। लेकिन बहुत चीजें ऐसी होती कि कई बार किन्नर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उन दुर्व्यवहारों की चर्चा उपन्यासों में हुई है। लेकिन एक भाग और था, और वो भाग था उसकी मानसिक स्थिति का, क्योंकि शारीरिक जख्म शायद वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन जो बाण शब्दों से चलाए जाते हैं, जो जख्म शब्दों से दिए जाते हैं, वो कभी नहीं भर पाते। वही मानसिक स्थिति किन्नर आज भी झेल रहा है। हम ये ना मान लें कि कई उपन्यास आ गए हैं तो हमने किन्नर विमर्श कर लिया है, और हम ये मान लें कि हमने उन्हें बहुत एक अच्छी ऊंचे ओहदे पर बैठा दिया है। बिल्कुल नहीं, बहुत लंबी लड़ाई है, और उसी लंबी लड़ाई में मेरा जो उपन्यास है वो एक ऐसे चरित्र का है जो परिवार के साथ में है। और वो लड़ाई दो पहलुओं पर है। परिवार भी लड़ रहा है उस समाज से जो समाज किन्नर को स्वीकार नहीं करता है, उस मानसिकता से जिस मानसिकता में स्त्री पुरुष ही केवल समाज का अंश है, उस मानसिकता से भी उस परिवार को लड़ना है। और सबसे बड़ी बात उस पात्र की है जिसे ये मालूम पड़े कि वो स्वयं किन्नर है, क्योंकि परिवार को भी काफी समय बाद पता चलता है। और मेडिकल टर्म्स के अंदर एक भाग ऐसा भी है जब 7 या 8 साल के बाद हार्मोन्स चेंज होते हैं, और उसमें पता चलता है, जो इंटरनल पार्ट में होते हैं। लेकिन मेरा उपन्यास काफी पुरानी कथा से है, तो उस समय डॉक्टर की इतनी सुविधा नहीं थी, और 8 साल के बाद ये पता चलता है कि न तो वो लड़का है न लड़की है। ये परिवार को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। पैदा होते ही बच्चे को छोड़ देना ये शायद लोगों के लिए आसान होगा, एक मां के लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बच्चा 8-9 साल घर में है और उसके बाद उसे छोड़ देना बिल्कुल मुश्किल है, उसे घर में रखना। लेकिन परिवार और समाज के बीच का जो संघर्ष है, और उस संघर्ष में जो मानसिक स्थिति भयावह होती है, अपनी आवाज को सुनते ही ये मान हूं या मैं पुरुष, अपनी असामान्य लंबाई को देखकर ये मान लेना, ऊंचाई को देखकर कि मैं असामान्य हूं, या रास्ते पर चलते हुए लोगों को मुंह दबाकर हंसते हुए देखना, ये बहुत मुश्किल है। और उसके बाद भी चेहरे पर हंसी रखना और खुश रहना, ये बहुत मुश्किल है। उसी परिस्थिति में मेरे पात्र ने परिवार के साथ रहकर
समाज को इस बात पर विवश किया है कि नहीं, मैं भी समाज का हिस्सा हूं। जितना अधिकार एक स्त्री का है, जितना अधिकार एक पुरुष का है, उतना ही अधिकार मेरा भी है, क्योंकि भगवान ने मुझे भी दो आंखें दी हैं, दो हाथ दिए हैं, और एक अंदर बेइंतहा प्यार है। प्यार जो पेरेंट्स के लिए भी है, जो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए भी है। उस व्यक्ति के लिए वो प्यार केवल शारीरिक संबंधों के लिए नहीं है। हर प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि दो व्यक्ति का मिलन हो जाए, प्यार वही है। मेरे पात्र के लिए प्यार वो है जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर एक दूसरे को समझने की शक्ति है, एक दूसरे के दुख को स्वीकार करने की, उसमें शामिल होने की ताकत है। और ये ताकत ही इंसान को बहुत आगे ले जाती है, उसे लड़ने के लिए तैयार कर देती है। एक इंसान ऐसा जरूर होना चाहिए, और मेरे पात्र मोनी की जिंदगी में ऐसा पात्र है जो उससे प्यार भी करता है, लेकिन वो उसकी ताकत है, और वो ताकत उसे इस समाज में गर्व से सिर ऊंचा करने पर बहुत ताकत देता है। मैं लड़ने की बात नहीं कर रही कि समाज से लड़ने के लिए कहीं पर भी मोनी नहीं निकली है, और ना वो इस बात के लिए निकली है कि मैं तुम्हारी विचारधारा को परिवर्तित कर दूंगी, तुम एक दिन में बदल जाओगे और तुम किन्नर से प्रेम करने लगोगे और तुम किन्नर को सम्मान देने लगोगे। नहीं, उसने इस बात के लिए तैयार किया है कि मैं जैसी हूं या मैं वैसी ही हूं, मुझे इस रूप में स्वीकार करिए और मैं समाज का एक हिस्सा हूं। वो एक बार कहती भी है कि मांस का एक टुकड़ा इधर से उधर क्या हुआ कि सारे रिश्तों की पहचान ही बदल गई। और उस पहचान के अंदर वो अपने पिता से भी पूछती है कि मैं क्या हूं, बेटा हूं, तुम्हारी बेटी हूं, मैं क्या हूं। रिश्तों की परिभाषाएं बदल गई है, लेकिन इन सबके बीच में वो ऐसी जगह पर भी गई है जहां सभी किन्नर रहते हैं। उनके जीवन के अंदर की विद्रुपताओं को, उनके जीवन की विषमताओं को बहुत करीब से देखा है, और उसे लगा है कि मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार जो मुझे सम्मान दे रहे हैं, वो शायद किसी और के लिए बहुत मुश्किल है। इसी में एक किन्नर आता है और वो मोनी से ये कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ है, वृद्धाश्रम है, अनाथ आश्रम है, लेकिन किन्नर आश्रम क्यों नहीं है? कहीं ऐसी जगह क्यों नहीं है जहां पर उनको भी सम्मान और प्रेम मिल सके? क्यों किन्नर ही किन्नर का ध्यान रखता है? क्यों ये समाज उसे सम्मानित करने के लिए तैयार नहीं है? और इसी सम्मान को पाने के लिए वो संघर्षरत है। उसी बच्चे को देखकर उसके मन में मां की ममता भी जागती है। उसके मन में ये भी होता है कि काश मैं इस बच्चे को अपने दिल से लगा लूं, मैं उसे प्यार कर लूं, एक मां बन जाऊं। लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि एक हिजड़ा या एक किन्नर होकर ममत्व की बात करता है। लेकिन उसको हमने नहीं पहचाना है। ममता किसी जेंडर के साथ जुड़ी हुई नहीं है कि आप पिता हैं तो ही आपके अंदर प्यार की भावना होगी, अगर आप मां हैं तो ही आपके अंदर बच्चे के प्रति प्रेम होगा। अगर ऐसा होता तो ममता तो विवाह के बाद और बच्चा होने के बाद जागती। क्यों एक छोटा बच्चा या एक लड़की बचपन में गुड़ियों से खेलती है, उसका विवाह रचाती है, उसे गोद में सुलाती है? क्यों? क्योंकि ये भगवान ने उसके अंदर भेजा है। ममता कहीं सीखी नहीं जाती, प्यार कहीं सीखा नहीं जाता। प्यार मनुष्य के अंदर है, और वो पुरुष में हो और स्त्री में हो ऐसा नहीं है। प्यार तो इस प्रकृति के हर कण में है, और हमने पशुओं में भी प्यार देखा है। क्या किसी
पशु को अपने बच्चे को दुलारते हुए नहीं देखा? क्या उसे बचाते हुए नहीं देखा? मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक मगर हिरण के बच्चे को खाने के लिए आता है और उधर से हिरण पानी में तैरते तैरते मगर के सामने आके वो खड़ी हो जाती है। बहुत ही करुण दृश्य था कि माँ ने अपने आप को मगर को सौंप दिया ताकि उसका बच्चा बच जाए। तो हम कैसे ये मान लें कि किन्नर के अंदर ममत्व नहीं है या प्रेम नहीं है? वो तो इंसान है, खाली एक शरीर का एक अंग हम लोगों से थोड़ा सा अलग है, लेकिन दिल वही है, वही संवेदनाएं हैं। किसी को छूने से उसके मन में वही प्रेम, वही आस्था, वही विश्वास जागता है। लेकिन हमने संसार में प्रेम की परिभाषाएं ही बदल दी। हमारे लिए प्रेम बच्चे और माँ के बीच में है, पिता और बच्चे के बीच में है, भाई बहनों के बीच में है, पति पत्नी के बीच में। बाकी सब जो है वो प्रेम नहीं है। लेकिन प्रेम का जो शब्द है वो बड़ा विशाल है। अगर मैं राधा कृष्ण के प्रेम की बात कर लूं तो राधा ने कहाँ कृष्ण से विवाह किया था? कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था और उसके अंदर ये बात मुझे बहुत टच कर गई थी कि प्रेम के लिए किसी बंधन में बंधने की आवश्यकता तो है ही नहीं। प्रेम इंसान इंसान के बीच का एक ऐसा रिश्ता है जो हर व्यक्ति किसी दूसरे के लिए उस प्रेम की खातिर कुछ भी कर जाता है। माँ मरने को तैयार है, पिता त्याग करने को तैयार है, भाई और बहन एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। तो फिर प्रेम की परिभाषा तो बहुत विशाल है। एक ईश्वर और भक्त के बीच का भी प्रेम है। तो इसी प्रेम को पाने के लिए मोनी आपस में टकराती भी है। वो किसी चीज को छीनना नहीं चाहती। हाँ, न किसी चीज पर वो अपना अधिकार जमाना चाहती है, लेकिन इतना जरूर है कि वो उस प्रेम को पाने के लिए अपनी तरफ से समर्पण चाहती है कि मैं समर्पित हो जाऊं। वही समर्पण मोनी को बहुत आगे ले जाता है। कहीं उसके मुंह से गाली नहीं निकलती, कहीं उसके मुंह से कभी भी इस समाज के लिए ये बात मन में नहीं आती कि मुझे अपमानित किया जा रहा है। कहीं भी उसके मुंह से भगवान मुझे ऐसा क्यों बनाया गया है। हम हर छोटी सी परेशानी में, उसमें से मैं भी अलग नहीं हूं, हम छोटी सी परेशानी में हम भगवान पर ब्लेम कर देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ कितना खराब किया, भगवान ने मेरे साथ ये किया। लेकिन किसी भी किन्नर के मुंह से मैंने आज दिन तक नहीं सुना है कि किसी ने ये कहा हो कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। हंसते हुए, खुश होते हुए और दूसरों को दुआ देते हुए देखा है। और हमने थोड़ी सी परेशानी हुई तो हम दूसरों को बद्दुआ देने लगते हैं, हम भगवान को ब्लेम करने लगते हैं, हम अपनी जिंदगी को ये मान लेते हैं कि जीवन में हमें ये नहीं मिला तो जिंदगी खत्म। लोग आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं कि जिंदगी में एक चीज नहीं मिली तो दुनिया खत्म हो गई। लेकिन किन्नर की जिंदगी में तो कुछ भी नहीं मिला। माँ बाप ने पैदा होते ही छोड़ दिया, समाज ने उसे पीड़ित किया, उसे उपेक्षित किया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। किसी के साथ कोई गाली गलौज नहीं। ये मत कहिए कि हमने किन्नरों को रास्ते में गाली देते हुए सुना। हो सकता है कि सुना हो, लेकिन बद्दुआ देते नहीं सुना होगा कि किसी को बद्दुआ दे तो आशीर्वाद, न दे तो कोई बात नहीं। इसी परंपरा के अंदर अगर हम उससे भी आगे की बात करें तो मेरा जब ये उपन्यास मैंने लिखा, अगर मैं अपनी रचना प्रक्रिया की बात करूं तो मेरा जो ये उपन्यास मैंने लिखा है उस समय काफी स्ट्रेस से मुझे भी गुजरना पड़ा, क्योंकि लिखते लिखते
मुझे भी घबराहट होने लगी थी और मुझे एक समय ऐसा लगने लगा कि शायद अगर मेरी जिंदगी में मेरे अपने किसी को या मुझे खुद या मेरे बच्चे को या मेरी फैमिली में किसी को अगर ऐसी परेशानी हो जाती तो, और उस समय कलम हाथ से छूट गई और ये लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि हम कल्पना मात्र से ये मान लेते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो हकीकत लेकर जी रहे हैं और उस हकीकत के साथ खुश होकर, हंसकर, लोगों को दुआ देकर जी रहे हैं। ये उपन्यास मैं सबसे पहले तो मैं अनिल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि जब ये उपन्यास की कल्पना मेरे दिमाग में आई तो मेरी एक दूसरी किताब चल रही थी और अनिल भाई ने कहा कि अब बहुत सारे प्रश्न नीचे आ रहे हैं, लेकिन मैं उन प्रश्नों को पहले मैं अपनी बात पूरी कर देना चाहती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ। और जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शायद मैं नाम ना पढ़ पाऊँ, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो अनिल भाई ने कहा कि नहीं, आप पहले इस चीज़ को लिखिए। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको लिखती हूँ। अनिल भाई बीच में काफ़ी गुस्सा भी हुए, क्योंकि लगभग 6-7 महीने में या 8 महीने में मेरा उपन्यास पूरा हुआ, मेरी तरफ से पूरा। लेकिन जब दिया और उसके बाद वापस पढ़ा तो मैंने अनिल भाई से कहा, मैंने कहा नहीं, अभी प्रिंट नहीं कराएंगे आप, मुझे इसमें कुछ परिवर्तन करना है। और मैंने कई सारे जो उसके दृश्य थे वो मैंने फाड़ दिए और फिर से लिखा। अनिल भाई को पता है, मैंने लगभग 8-10 बार, और वो भी बोलने लगे मैडम कितनी बार आप चेंज करेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे संतोष नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है कि कुछ और लिखना है। दूसरी बात ये थी कि जब मेरे कैरेक्टर को मैंने जिस तरह से एनालिसिस किया उसमें यही कि 6 या 7 साल के बाद व्यक्ति को या परिवार को पता चलता है कि वो किन्नर है। तो मेडिकल टर्म्स के अंदर ये बात जानना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने बड़ौदा से पूर्वी मैडम है एंक्रोलॉजिस्ट, मैंने उनसे बात करी और लगभग मैंने उनको लगभग 25 फ़ोन किए होंगे और हर बार पूछा, मैडम मैं सही जा रही हूँ? क्या वास्तव में किन्नर के अंदर ऐसा होता है कि बाय बर्थ के अलावा भी एक कैटेगरी ऐसी होती है? तो कि हाँ, कई बार बॉडी के अंदर इंटरनल पार्ट में कुछ चीज़ें जो है वो नहीं दिख पाती हैं और वो बाद में दिखती हैं, तो ये होता है। फिर मैंने मानसिक स्थिति जानने के लिए पूना सह्याद्री हॉस्पिटल में डॉक्टर पूर्वा व्यास, तो मैंने उनसे भी बात करी। वो मेरी छोटी बहन कह लीजिए या बेटी की तरह ही रखा है मैंने उसे। मैंने उससे भी कई बार बात करी। उसने कहा दीदी आप सही जा रहे हो, बराबर है। मेरे लिए ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे सामने कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं था जिससे मैं पूछ सकूं कि वास्तव में ऐसा हुआ था क्या। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था, मेरी अपनी कल्पना थी। और उस कल्पना के लिए मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे कोई प्रश्न खड़े हो बाद में कि ऐसा तो होता ही नहीं है, मेडिकल टर्म्स में ये चीज़ें हैं ही नहीं। तो मेरा बहुत ज़रूरी था कि मुझे डॉक्टर से बात करना। यहाँ पर भी एक डॉक्टर हैं प्रहर्ष, डॉक्टर प्रहर्ष, उनके पास भी गई। उन्होंने सारी चीज़ें मुझे कंप्यूटर पर दिखाई कि बॉडी स्ट्रक्चर में यहाँ से लगाकर यहाँ तक इस तरह से चेंज आता है। हो सकता है कई बार, बहुत रेयर केस में इस तरह से होता है, लेकिन ऐसा कैरेक्टर होता है। उन्होंने कहा कि आप इस तरह से क्यों नहीं बता देते कि बाय बर्थ ही वो ऐसा है कैरेक्टर। मैंने कहा वो मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि जन्म देते ही परिवार छोड़ देता है बच्चे को, क्योंकि लगाव नहीं होता ना। एक दिन के बच्चे से क्या लगाव, लोगों को ऐसा लगता है, माँ को तो होता है, 9 महीने पेट में रखा है। लेकिन जब बच्चा 8 साल आपके परिवार के साथ एक लड़की के रूप में है, उसे आप प्यार कर रहे हैं, उसे आप दुलार कर रहे हैं, उसके लिए कई सपने देखे हैं, उसे छोड़ देना बहुत मुश्किल होता है। और मैं एक ऐसी कहानी लिखना चाहती थी कि जो व्यक्ति परिवार के साथ ही रहता है, क्योंकि आप अपनों जैसे लोगों के साथ रहते हैं तब अपनी लाइफ को टैकल करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको चारों तरफ आपके जैसे ही लोग दिखते हैं, तो आपको ये कभी नहीं लगता कि मुझ में ये कमी है। लेकिन जब आप एक नॉर्मल इंसान के बीच में रहते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के बीच में रहते हैं, तब आपको हर समय अपनी कमी खटकती रहती है कि मेरे अंदर वो नहीं है जो सामने वाले के पास। और उसी स्थिति में मेरे कैरेक्टर का मैं डेवलप करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि किस तरह से उसकी मानसिक स्थिति होती है। वो स्ट्रेस
के लिए शायद 3 दिन तक मैंने अपने आप को मोनी के रूप में समझा, और वो स्थितियाँ मेरे लिए बड़ी भयानक थी। मेरा सर दर्द करने लगा था, मेरे को वॉमिटिंग होने लगी थी, मुझे लगा कि मेरे को बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं उठती थी तो घबराहट होने लगती थी, अचानक पसीने आने लगते थे, क्योंकि ये मान लेना कि मैं इस तरीके से हूं, ये कल्पना मात्र से मेरी हालत ऐसी हो गई थी। और तब मुझे समझ में आया कि किन्नर जिस वेदना के साथ जीते हैं वो वेदना कितनी भयानक होगी, और उसके बाद उसकी वेदना को समझना तो दूर रहा, हम उस वेदना का मजाक बनाते हैं। हमारी फिल्मों ने भी बनाया, हमने एक ऐसे कैरेक्टर को डेवलप किया जो किन्नर है, और हमने उसका मजाक बनाया या उसे क्रूर बनाया। लेकिन इसी समय मुझे जो फिल्म सबसे अच्छी लगी वो थी तमन्ना। वो सच्ची कहानी पर है, महेश भट्ट की जो फिल्म थी, और वास्तव में वो फिल्म बहुत टच कर गई। उस फिल्म को भी कई बार मैंने देखा कि दूसरों की खुशी के लिए जीना, अपने दुख को भूल जाना, अपने आप को भूल जाना, अपनी वेदना को भूल जाना, लेकिन दूसरों की संवेदनाओं को समझना कितना मुश्किल होता है। और ये वही कर सकता है जिसके अंदर बहुत प्यार हो, जिसके अंदर बहुत प्रेम हो, वो दूसरों की फीलिंग को समझ सकता है। इसलिए जब कभी भी आप कोई भी शब्द बोलते हैं तो उस शब्द पर आपको 50 बार सोचना चाहिए कि आप किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आपने तो सिर्फ बोल दिया है, लेकिन सामने वाले पर यह कितना गहरा प्रभाव करेगा, शायद सालों तक, शायद आजीवन। हम मजाक उड़ा लेते हैं किसी का भी, अगर किसी की एक आंख नहीं है तो हम कह देते हैं कि इस तरह का, किसी की 2 आंखें नहीं तो हम मजाक उड़ा देते। रास्ते पर कोई आदमी गिर जाता है तो हम हंस लेते हैं खड़े होकर, हम उसकी मदद नहीं करते, हम हंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी संवेदनाएं शायद धीरे धीरे मर गई है, हमारे अंदर वो सब कुछ मर गया है। इस आसपास के अंदर इतनी ज्यादा फास्ट लाइफ हो गई कि हमें किसी को देखने की फुर्सत नहीं है, हम केवल अपने आप को देख रहे हैं। और अभी में तो हम अपने आप को भी नहीं देख रहे हैं, हम अभी अपने आप को भी नहीं देख रहे हैं, और हम ये भूल रहे हैं कि सिर्फ मेरी लाइफ सेफ है, मैं सुरक्षित हूं, मैं अच्छा हूं, मेरे पास सब कुछ है, तो फिर मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुझे एक राइटर के रूप में ये सारी चीजें सोचनी थी, तो मुझे लगा कि मुझे अपने दुख से बाहर निकल किसी और के दुख को देखना है, उसे जानना है, उसे समझना है। और जब तक वो नहीं समझा जाएगा तब तक शायद मैं उस फीलिंग को नहीं समझ पाऊंगी, उसको नहीं फील कर पाऊंगी। मैं कहीं पर भी मोनी को हारते हुए नहीं दिखाना चाहती थी। ऐसा भी नहीं कि लोग हारे नहीं हैं, बिल्कुल हारे हैं, बहुत खराब स्थिति में रहे हैं और रह रहे हैं, लेकिन मैं उन्हीं सबके सामने एक ऐसा आदर्श रखना चाहती थी कि नहीं, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन उन समस्याओं से बाहर भी निकलने के लिए रास्ता हमें खुद बनाना है। कोई आपके लिए रास्ता बनाने नहीं आएगा, कोई आपके लिए ये कहने नहीं आएगा कि आप जिंदा रहो मरो मत। ये आपको खुद को डिसाइड करना है, ये आपको खुद को विचारना है, क्योंकि आपकी ताकत आपके अंदर है, आप खुद है अपनी ताकत। किसी के समझाने से आप 10 मिनट समझ सकते हैं, किसी के कहने से आप 10 मिनट अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर कर सकते हैं, लेकिन जब आप हमेशा के लिए ये बात करते हैं, जब आप हमेशा के लिए ये बात करेंगे तो आपके अंदर आपको वो अपनी ताकत पैदा करनी पड़ेगी। और वो ताकत कब आएगी? जब आप सकारात्मक रूप से सोचेंगे। और वो सोच कब आएगी? जब आप ये देखेंगे कि मेरे दुख से बड़ा भी किसी और का दुख है, तो मैं उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में हूं, मैं उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में हूं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी जो मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा देती हूं, मेरे एक आध लेख में भी वो उदाहरण है कि एक स्ट्रीट लाइट पर बहुत सारे लोग खड़े थे, एक गाड़ी, एसी गाड़ी में, एक बिना एसी गाड़ी में, एक स्कूटर पर, एक साइकिल पर, एक पैदल, और एक वो व्यक्ति जिसके पैर नहीं थे। आपका नजरिया किस दृष्टि की तरफ है ना, उसके हिसाब से आपकी लाइफ होगी। अब वो नजरिया कैसे है?
अगर आपको दुखी होना है तो साइकिल वाला स्कूटर वाले को देखकर ये सोचेगा कि अरे मेरे पास तो साइकिल है, पैडल मारूंगा कब पहुंचूंगा, स्कूटर वाला तो अभी पहुंच जाएगा। स्कूटर वाला गाड़ी वाले को देखकर दुखी है कि इसके पास तो गाड़ी है, धूप भी नहीं लग रही है, अभी चला जाएगा, और मेरे को तो कितनी धूप में जाना पड़ेगा, इसलिए वो दुखी है। इधर गाड़ी वाला एसी गाड़ी जो लेकर है उसको देखकर दुखी है कि अरे गाड़ी में तो एसी, मेरी में तो है भी नहीं, बहुत गर्मी लग रही। तो दुख हमने खुद ने क्रिएट किया। अब आप इसे रिवर्स तरीके से देखिए। एसी गाड़ी वाला जब सादी गाड़ी वाले को देखकर ये सोचता है कि बेचारे के पास एसी नहीं है, मेरे पास एसी तो है, वो खुश। सादी गाड़ी वाला जब स्कूटर वाले को देखता है तो वो ये कहता है कि बेचारा धूप में जाएगा, कम से कम मेरे पास गाड़ी तो है, तो वो खुश। स्कूटर वाला साइकिल वाले को देखता है और ये कहता है कि बेचारा पैडल मारेगा, कहाँ पहुंचेगा, अभी लाइट चालू हुई और मैं पहुंच जाऊंगा, वो खुश। और साइकिल वाला पैदल चलने वाले को देखता है तो बेचारा कब तक चलते चलते जाएगा, लेकिन कम से कम मैं तो साइकिल से पहुंच जाऊंगा। और पैदल चलने वाला जिस व्यक्ति के पास पैर नहीं उसको देख कर कहेगा कि भगवान ने मुझे 2 पैर तो दिए हैं, तो मैं खुश। तो खुश और दुख तरीके एक ही जगह हैं, सभी वही व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी दृष्टि कहाँ पड़ती है उस आधार पर आपकी सकारात्मकता और आपकी नकारात्मकता निश्चित होती है। मोनी के लिए, मेरे जो चरित्र है मोनी के लिए, उस कैरेक्टर में मैंने यही देखा है। और मैंने किन्नरों को इन सब दृष्टि से देखा है कि वो लोग अपनी कमी के अंदर भी अपनी सकारात्मकता ढूंढ रहे हैं और उसी के आधार पर वो अपनी सारी जिंदगी हंसकर लोगों को दुआ देकर करते हैं। तो उपन्यास तो बहुत जल्दी आने वाला है। अनिल भाई आपको इसमें नीचे में पोस्ट में बता ही देंगे, लगभग बाइंडिंग भी हो चुकी है, लेकिन ये कोरोना के कारण नहीं आ पाया, वरना मार्च की 30 तारीख को उपन्यास आ जाता मेरे हिस्से की धूप। वैसे तो काफ़ी लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए हैं, मैसेज भी आए हैं कि उपन्यास हम पढ़ना चाहते हैं। एक नई पहल के रूप में ये मेरा प्रथम प्रयास है उपन्यास के रूप में। तो मुझे विश्वास है कि ये ज़रूर आप पसंद करेंगे। अनिल जी इस संदर्भ में बात भी करेंगे। मैं पूरी कथा इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप उसे पढ़ें पहले और उसे देखें। और उन सभी को मेरा नमन है जो इस किन्नर व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उन सभी किन्नरों को मेरा नमन है। और मैं बहुत बहुत नमन इसलिए करती हूँ क्योंकि उनकी खुशी को देखकर, उनकी सकारात्मक को देखकर एक ऊर्जा अवश्य मिलती है कि इस दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। ये बहुत फौलादी दिल वाला व्यक्ति ही कर सकता है। अनिल जी की इच्छा थी कि मेरी कुछ कविताएं भी मैं सुनाऊं, तो मैं कुछ कविताएं, मेरी अपनी लिखी हुई कविताएं मैं सुनाना चाहती हूँ। और दोनों कविताएं लड़की के बारे में ही है। मैं ये नहीं कहती कि मैं वुमेन लिबरेशन की बात कर रही हूँ या स्त्री सशक्तिकरण के पक्ष में झंडा लेकर बात कर रही हूँ, लेकिन एक सामान्य चीज जो है वो मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। ये रिश्तों का बाजार है, यहाँ हर तरफ व्यापार है। ये रिश्तों का बाजार है, यहाँ हर तरफ व्यापार है। जन्म से लेकर मौत तक हर एक की दुकान है। ये रिश्तों का बाजार है। प्यार यहाँ हल्का और सिक्का वजनदार है। ये रिश्तों का बाजार है। लड़का और लड़की का यहाँ अलग अलग संसार है। वंश चलता है लड़के से, इससे उसका सम्मान है। ये रिश्तों का बाजार है। लड़की कहाँ घर की रानी है, वह तो परायों का संसार है। थाली उसकी छोटी, बोझ वह बेशुमार है। ये रिश्तों का बाजार है। मंदिर में है अर्धनारीश्वर, मंदिर में है अर्धनारीश्वर। घर में 2 अलग अलग इंसान हैं। कथनी और करनी, यहां अलग अलग व्यापार है। ये रिश्तों का बाजार है। बेपर्दा बदजुबान मर्द है, क्योंकि ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। और 100 पर्दों में कैद बदजुबान, वो 100 पर्दों में कैद बदजुबान वो,
इस संसार में अकेली है, क्योंकि यही शास्त्रों का आचार है, ये रिश्तों का बाजार है। हाँ जी, ये रिश्तों का बाजार है। एक कविता और है जो मैं सुनाना चाहूंगी, क्योंकि समाज की जो मानसिकता है वो यही है कि लड़की को किस तरह से रहना चाहिए, उसके तौर तरीके समाज सिखाता है। लड़के के तौर तरीके लड़के खुद सीखेंगे, लेकिन लड़की के तौर तरीके समाज सिखाने के लिए तैयार होता है। लड़की होकर इतना क्यों हंसती हो, कितना जोर से बोलती हो। लड़की हो, जरा धीरे से बोला करो, इतनी सी बात तुम क्यों नहीं समझती हो। लड़की होकर इतना क्यों हंसती हो। पढ़ लिख कर क्या करोगी, कलेक्टर बनकर हम पर हुक्म करोगी। हमारे यहाँ लड़कियां नौकरी नहीं करती, इस घर के रिवाज क्यों फॉलो नहीं करती। लड़की होकर क्यों इतना हंसती हो। बालों में तेल डाला करो, दुपट्टा अपना संभाला करो। ये जीन्स टी शर्ट क्यों पहनती हो, सलीके से क्यों नहीं रहती हो। लड़की होकर क्यों इतना हंसती हो। लड़की हो, घर में ध्यान रखा करो, अचार कैसे बनेगा, दाल में नमक कितना पड़ेगा, इन सब का ध्यान क्यों नहीं रखती हो। लड़की होकर इतना क्यों हंसती हो। लड़की होकर नजाकत क्यों नहीं सीखती। कराटे सीखोगी, क्रिकेट खेलोगी, ये लड़कों के खेल क्यों खेलती हो। गुड़िया तुम्हारा खिलौना है, उसे क्यों नहीं खेलती हो। लड़की होकर क्यों इतना हंसती हो। लड़के तुम्हारे दोस्त क्यों हैं, चरित्र कैसा है लोग यही कहेंगे। अपनी हद में क्यों नहीं रहती हो, इतनी बेशर्मी तुम क्यों करती हो। लड़की होकर इतना क्यों हंसती हो। अपने निर्णय तुम कैसे लोगी, कैसे अपनी इच्छा से शादी करोगी। पांव की जूती हो, सर पर क्यों चढ़ती हो। लड़की होकर क्यों इतना हंसती हो। कैसी लड़की हो तुम, उन दिनों में भी अलग नहीं बैठती। किचन में क्यों जाती हो, पानी को क्यों छूती हो। तुम अपवित्र हो, ये बात क्यों नहीं समझती हो। लड़की होकर क्यों इतना हंसती हो। इतने नखरे किस बात के करती हो। सांवली हो, थोड़ा उपटन लगाया करो, नजरें झुका कर चला करो। घर की लक्ष्मण रेखा में क्यों नहीं रहती हो। लड़की होकर क्यों इतना हंसती हो। लड़की होकर क्यों इतना हंसती हो। एक कविता संग्रह भी बहुत जल्दी आने वाला है। अनिल जी से मेरी बात हुई है। और एक दूसरा उपन्यास जो बाल उपन्यास है मेरा, एक मुट्ठी सपने, मेरे हिस्से की धूप, उसके बाद वो आने वाला है। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस उपन्यास के बारे में अपनी हर तरह की राय मुझे दीजिए। मुझे दोबारा या दूसरे एडिशन में उसे सुधारने का मौका मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी बात के लिए मैं सच हूँ, या अपनी जो भी संवेदनाएं उसमें डाली है उस बात के लिए मैं ये कह दूं कि मैं सही हूँ। मैं आपकी ज़रूर इच्छा जानना चाहूँगी, आपके विचार जानना चाहूँगी, आपकी टिप्पणियाँ जानना चाहूँगी कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि अनिल भाई ने कहा था कि नहीं, एक प्रयत्न किया जा सकता है, आप ज़रूर करिए, अपनी किताब के बारे में कहिए। और मुझे पता नहीं मैं अपनी बात में कितनी सफल हो पाई हूँ, आप तक अपनी बात कितना रख पाई हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी मैंने लिखा है वो बड़े दिल से लिखा है, और उन सभी को समर्पित है जो इस वेदना से गुजर रहे हैं। उन सभी की वेदनाओं को ये विनम्र श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। मेरे हिस्से की धूप, वो धूप जो किसी को नसीब नहीं हुई है, उन किन्नरों को मैं चाहती हूँ कि एक ज़माना ये आए कि सरकार की तरफ से तो प्रयत्न किए ही जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है कि सरकार से ज़्यादा भागीदारी समाज की होती है। सरकार तो नियम बना देती है, कानून बना देती है, लेकिन उन कानून के हिसाब से लोगों को सम्मान देना, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानना, उसे समाज का हिस्सा मानना, ये हमारा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब उस संवेदनाओं को समझ पाएंगे, और वो संवेदना इसमें मैंने डालने की कोशिश की है।
आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे, इस मुसीबत से हम बहुत जल्दी बाहर निकलें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और मैं माया प्रकाशन का और अनिल भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और अपनी बात रखने के लिए जो कुछ भी मुझे समय दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी मेरी इस बात को सुना या इसके बाद भी जो मेरी बात को सुनेंगे, उन सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।